इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। प्योर हर्ब सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, ओह, और अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, और नहीं वो फॉर है कितने का? ओह, इतनी सी शीशी 50 रुपए की, क्या बात कर रहे हैं? डरो मत, डरो मत, डरो मत। मैं आपको ये बेचने नहीं आया हूं और ना इसकी मार्केटिंग करने आया हूं। मेरा फोकस बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बात पर है कि ये प्रोडक्ट मुझे कितने में बनेगा और मैं जब आपको उसको बेचूंगा तो इसकी सेलिंग प्राइस मुझे क्या रखना है। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बेहतरीन से नए से सब्जेक्ट में जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। और ये वो सब्जेक्ट है जो बिल्कुल लीग से हटके चलेगा। यहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे। यहां पर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, पता नहीं एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते हैं, हां बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं तो यही बोलता हूं। मैं यहां पर सोचूंगा, यानी यहां मुझे बिल्कुल कानूनों से बंध के, रूल से बंध के बात नहीं करनी है। यहां पर मुझे बात करनी है कि अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूं, शेयर होल्डर हूं, डायरेक्टर हूं, तो मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, जबकि मैं एक से ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा हूं, और उसकी सेलिंग प्राइस में कैसे रखूंगा। मुझे सर्वाइव करना है तो मैं कैसे काम करूंगा। बिलीव मी, नाउ इट इज किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवलेंस के लिए ये जो एलिमेंट है कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि यार किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और उसके बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्यों नहीं सर पाएगी। तो चलिए स्वागत है आपका इस बेहतरीन से सब्जेक्ट में जहां पर सिर्फ आपको लॉजिक से बात करना है, कोई रूल्स की बात नहीं करना है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ लॉजिक और बेहतरीन से लॉजिक। तो स्वागत है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की सुहावनी सी दुनिया में। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुभव जैन वापस से आपके 100 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो सरकार, ये सब्जेक्ट है क्या? तो बिल्कुल ऐसी ही कुछ फीलिंग आ रही होंगी आपके दिमाग में। तो जैसी फीलिंग आपको कभी अकाउंट्स पढ़ते समय आई थी, जब आप पहली बार उस सब्जेक्ट से एनकाउंटर हुए थे, जब आपने पहली बार उस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास किया था, तो कहीं ना कहीं वी वर बिट अनकंफर्टेबल, थोड़े से असहज हुए थे। क्यों? क्योंकि एक नई चीज आपके सामने आई थी। लगभग वैसी ही फीलिंग फिर से आपके सामने आने वाली है। लेकिन आपको भी पता है कि एक बार अकाउंट्स को समझना शुरू किया तो साहब प्यार हो गया। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया। एक बार रिलेशनशिप में आए, समझना शुरू किया सामने वाले को, तो उसकी आदतों से, उसकी अच्छाई से, उसकी बुराई से सबसे प्यार हो गया। बस हमको भी इस सब्जेक्ट से बहुत सारा प्यार करना है। और अगर आपने इस सब्जेक्ट को ऐसे सब्जेक्ट उठाया तो ये बहुत खतरनाक है। कुछ संपत्ति नहीं पड़ती, सब ऊपर ऊपर से जाता है। लेकिन अगर आपने इस सब्जेक्ट को प्यार से देखना शुरू कर दिया, एक अपने सिर पे परमानेंट ऑटोमेटिक एक मारवाड़ी टोपी फिट कर दी, एंटरप्रेन्योर बन के सोचने लगे, तो इस सब्जेक्ट से अच्छा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो सरकार, आपसे पहली रिक्वेस्ट, यहां पे हर चीज के पीछे क्यों ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर कोई रूल्स नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है और वो है सिर्फ लॉजिक, सिर्फ कॉन्सेप्ट। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि हर चीज जो आपके सामने डिस्कस होगी उसके पीछे का एब्सोल्यूट लॉजिक, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आऊंगा। तो सरकार, चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस सब्जेक्ट में एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। तो सरकार, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप नंबर 1 पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, और हम इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बार समझ तो लें कि इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात कि भैया ये पेपर आपके 100 मार्क्स का है और आप इस पेपर में बोल सकते हैं कि लगभग 80 to 90% आप इसमें प्रैक्टिकल देखेंगे और 20% से लेके 10% तक आपको थ्योरी मिलेगी। यानी यहां
फिर से आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां से कम 85, 90, 95 मार्क्स क्रैक कर सकते हैं। मेरे बच्चे के तो 99 भी आए हैं। बाकी अपन एक रीजनेबली मान लेते हैं कि यहां पे हमको 80 से 90 के बीच में टारगेट करना है, क्योंकि प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और लॉजिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। सर तीसरी बार आप बोल रहे हो, अब लेकिन मैं करूं क्या, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्योंकि पहली बार आपको यहां कोई कानून नहीं मिलेगा, कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई शेड्यूल 3 नहीं होगा कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक ही बात चलेगी, अगेन लॉजिक और प्योर कॉन्सेप्ट। तो सरकार इस सब्जेक्ट में आपके अगर हम वेटेज वाइज बात करें तो देखो, इंस्टीट्यूट आपको यहां पर क्या क्या सिखाना चाह रहा है, समझाना क्या क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं, आप समझो आप क्या बनना चाह रहे हो, सिर्फ अकाउंटेंट, या आप चाह रहे हो कि साहब मैं सीए बनूंगा, उसके बाद जब मेरी नॉलेज स्किल्स बढ़ जाएंगी तो हो सकता है कि मैं नई कंपनी बनाऊं, या हो सकता है कि मैं धीरे धीरे एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनूं, हो सकता है कि मैं सीए बनने के बाद स्टार्टअप स्टार्ट करूं। और वहां पर यही तो सब्जेक्ट है जो आपको इनिशियली सरवाइव करने में काम आएगा। वहां पे अकाउंटिंग आपकी हेल्प नहीं करेगी। अकाउंटिंग तो क्या हो गई, हिस्टोरिकल नेचर की, पोस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, कि भैया ट्रांजैक्शन हो गया फिर उसकी रिकॉर्डिंग करो। यहां पर आप ट्रांजैक्शन से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, किसी माल को बनाने से पहले, उसको बेचने से पहले कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। और वो एक्टिविटी क्या है, समझना। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। कौन हूं, एंटरप्रेन्योर। मतलब मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, बड़ा करने जा रहा हूं, किसी की नौकरी करने नहीं जा रहा, बल्कि लोगों को नौकरी पर रखने वाला हूं। तो अब मैंने सोचा कि यार मुझे ये कुछ बनाना है। ये क्या है सर, तो ये है आपके सिंपल सी चीज, प्लास्टिक का प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट में मैं क्या बना रहा हूं, तो सर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट ये भी है। सर ये है क्या, देखो ना कुछ अच्छा सा लग रहा है। ओह सर ये तो आपके वो जो बेड होते हैं, चेयर होती हैं, उसके नीचे को लगाने वाली चीज होती है, ताकि वो आपका जो आयरन है, जो लकड़ी है, वो आपके फ्लोर को खराब ना कर दे, या आपका जो बेड है वो इम्बैलेंस ना हो, आपकी चेयर इम्बैलेंस ना हो। तो मैं ये बना रहा हूं कुछ, ये रबड़ का प्रोडक्ट है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट है। मैं एक प्लास्टिक ओरिएंटेड इंडस्ट्री खड़ी करने जा रहा हूं। क्या बोलते हो, एक काम करते हैं, पहले फैक्ट्री लगाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और फिर उसके बाद समझते हैं कि अपना ये डिसीजन ठीक रहा या खराब हो गया। अब अगर देखो खराब हो गया तो कोई दिक्कत थोड़ी, हमारे पिताजी ने बहुत कमा के दिए हमको, हमने तो लोगों से पैसे उठाई रखे, सब इन्वेस्टर का पैसा है, अपन उनका बर्बाद कर देंगे और फिर कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, फिर लोगों को बर्बाद करेंगे, फिर नया बिजनेस शुरू करेंगे। यानी पहले पैसा खर्च करेंगे और फिर सीखेंगे, और फिर सीखने के बाद अगर एक्सपीरियंस अच्छे रहे तो ऐसे कॉलर खड़ी करेंगे, और एक्सपीरियंस खराब रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अपना कौन सा पैसा जला, लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया। क्या ऐसे बिजनेस होगा, तो आंसर है एब्सोल्युटली नो। यानी जब मैं किसी नई इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने जाता हूं तो पहले मुझे ये समझना पड़ता है कि वहां पर मेरा कितना खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने होंगे। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद, मशीन लगाने के बाद, फैक्ट्री स्थापित करने के बाद जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, उन प्रोडक्ट को बनाने की मेरी कॉस्टिंग क्या आएगी, कॉस्टिंग क्या आएगी, और जब मैं इसको बाजार में बेचूंगा तो ये कितने में बिकेगा। जो मेरी कॉस्टिंग है, जो मेरी सेलिंग प्राइस है, बाजार में अकेला मैं नहीं हूं जो ये बेच रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो इसको बेच रहे हैं। तो क्या मेरी कॉस्टिंग उनके द्वारा ऑफर की गई जो प्राइस है उससे कम होगी? क्या मैं भी उनके कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट को प्राइस कर पाऊंगा? ऐसा तो नहीं है कि मेरी कॉस्टिंग उनके द्वारा ऑफर की गई सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा हो, तो मैं टिकूंगा कैसे? तो मुझे ये सारी चीजें पहले करना होंगी। यानी पहली बार आपके सामने ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जो कॉमर्स में, जो आपको ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या लिखना है इसकी बात नहीं करेगा, बल्कि वो ये बताएगा कि आपको ये धंधा, ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री स्टार्ट करना है या नहीं। अगर जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसमें खर्चा कितना आएगा, उसको आप कितने में बेच पाओगे, ये सारी इन डेप्थ नॉलेज अब आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट देने वाला है। यानी यहां अब आपको मालिक बन के सोचना है, अकाउंटेंट बन के नहीं सोचना है, मैनेजमेंट बन के सोचना है, एग्जीक्यूटिव बन के नहीं सोचना है। तो सरकार यहां इस पूरे सिलेबस में आपको सबसे पहले यह समझाया जाएगा, यह जताया जाएगा, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि भैया
कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट के कितनी कितनी ब्रांचेस हैं, कॉस्ट को इंप्लीमेंट करने का सही तरीका क्या है, कॉस्ट को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कॉस्ट की जब हम क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तो कॉस्ट को कितने अलग अलग नजरिए से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, ताकि हम कुछ फ्रूटफुल डिसीजन मेकिंग कर सकें। जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूं तो अकाउंट्स में डिसीजन मेकिंग नहीं होती, अकाउंट्स में एक्सपीरियंस होता है, सीख होती है कि हमने ये कर दिया, इससे ये हुआ, अब हमने इससे सीख ली, आगे गलती नहीं करेंगे। लेकिन ये वो है जो प्रिवेंटिव नेचर का है, ये गलती होने से पहले आपको पहले से आगाह कर देगा, समझा देगा, सिखा देगा कि भैया ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गलतियां अलाउड नहीं हैं, गलतियां पनिशेबल हैं और गलतियों की सजा आप और आपके सारे इन्वेस्टर भुगतेंगे। आपने करोड़ों रुपए जला दिए और फिर आपका प्रोडक्ट सफल नहीं हुआ, ऐसे कितनी कंपनियां हैं जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और उनके प्रोडक्ट बर्बाद हो जाते हैं। वो प्रोडक्ट बर्बाद नहीं होते, वो कंपनियां बर्बाद नहीं होती, उनसे जुड़े हुए लाखों लोग भी बर्बाद होते हैं। तो सरकार, बड़ा जरूरी है कि अगर आप कोई एक नया स्टेप रखने जा रहे हैं तो उससे पहले ऑब्जर्व करें कि भैया ये स्टेप मैं रखूं या ना रखूं, और वो जो आपको ऑब्जर्वेशन देने जा रहा है उसका सबसे बड़ा बेस आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है। आप लॉन्ग रन में अपने प्रोडक्ट को लॉस पर नहीं बेच सकते। अरे जियो आया, सबका जीना आराम कर दिया, नुकसान में काम किया, लेकिन 1 साल ही किया, 1.5 साल किया, लोगों को आदत डाल दी, डेटा की आदत डाल दी, भयंकर अनलिमिटेड कॉलिंग की आदत डाल दी। फिर उसके बाद धीरे से उसने ही बोला कि भैया हमारे यहां भी 199 रुपए पर मंथ तो लगेंगे, आपको 1.5 GB डेटा मिलेगा पर डे, उससे ज्यादा चाहिए तो रिचार्ज कराओ। और आज अगर आप देखें तो जियो के भाव और बाकी जितने टेलीकॉम ऑपरेटर हैं सबके भाव एक जैसे हो गए। उसने उस कंजेस्टेड मार्केट में जहां पे जगह नहीं थी, पहले जगह बनाई, और जगह क्या बनाई, फाड़ फूड़ कर रख दिया सबको। कैसे? साल भर तक अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड डेटा, बर्बाद कर दिया सबको, फ्री में डाटा बांट दिया। और 1 साल तक उसमें क्षमता थी कि वो 1 साल तक ऐसे लॉस बियर करे, उसमें तो क्षमता है कि वो 5 साल तक लॉस बियर करे। अगर वो 5 साल तक ऐसा करता तो आइडिया, एयरटेल सबके परखच्चे उड़ जाते। लेकिन उसने बोला कि क्यों करूं जब मैं 1 साल में इतना कर पा रहा हूं, क्योंकि परखच्चे उड़ा भी दी मैंने। अब जैसे ही मैं अपने वापस से नॉर्मल रेट पर आऊंगा तो क्या 4 कॉम्पिटिटर और नहीं आ जाएंगे, तो मैं क्यों 5 साल तक नुकसान बियर करूं। इसकी भी फिजिबिलिटी बनती है इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों भाई भाई हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस की बात करता है, पैसों के अरेंजमेंट की बात करता है, उसके इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो जो पैसे आए हैं उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी कॉस्टिंग की बात करता है। डिसीजन मेकिंग की बात यहां पर भी होती है। तो सरकार, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट इज ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बार सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, एक माइंड मैपिंग होना जरूरी है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। क्योंकि जब आपको यह पता पड़ गया कि मैं क्या सीखने जा रहा हूं और क्यों सीखने जा रहा हूं, क्यों मैं बताऊंगा आपको। यहां पर क्या लिखा है, क्या सीखने जा रहे हैं, और वो क्यों सीखने जा रहे हैं वो मैं हूं बताऊंगा। तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, क्वेश्चन और सब्जेक्ट और उसके कंटेंट से प्यार करने लगोगे। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने जा रहा हूं कि ऐसा है और ऐसा क्यों है, आपको ये पढ़ना है और ये क्यों पढ़ना है। बिलीव मी, कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप किसी से भी पूछोगे तो वो बोलता है कि हाँ यार थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, ज़्यादा मार्क्स मिलते नहीं है इसमें। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका बिल्कुल उल्टा, इसमें बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं और आप किसी से बंधे भी नहीं है कि यही फॉर्मेट फॉलो करना है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। आपका और दूसरे व्यक्ति का आंसर भी अलग हो सकता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ परसेप्शन। तो यहां पर आपके पास थोड़ी सी सहूलियत है, थोड़ा सा फ्री हैंड है कि आप अपनी इमेजिनेशन, आप अपनी सोच डेवलप कर सकें। और एक्चुअली बिलीव मी, मेरे हिसाब से तो एक यही सब्जेक्ट था मेरे तीनों सब्जेक्ट में, अकाउंट्स, एडवांस और कॉस्ट में, जो सबसे ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट कहलाता है। तो आपको पहले चैप्टर में जो कंटेंट मिलेगा वो यही होगा कि आप कॉस्ट को समझें। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट की अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्या है, अलग अलग लोगों ने कॉस्टिंग के बारे में क्या क्या बोला, क्या क्या डेफिनेशन दी। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूनिट कॉस्ट क्या होती है। दैट इज व्हाट वी विल लर्न in this chapter, and this chapter is absolutely
थियरी बेस्ड चैप्टर। मैं आपको पहले से बोल देता हूं कि ये थियरी बेस्ड चैप्टर है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे। मैं तो बोरिंग हूं, मेरी मैडम बोलती हैं कि यार तुम जैसा बोरिंग आदमी नहीं देखा जीवन में, ठीक है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इनिशियली थोड़ा सा बोरिंग लगे, बिल्कुल लग सकता है। यह भी हो सकता है कि इनिशियली 7-8 दिन तक कुछ संपट ही ना पड़े, समझ में ही ना आए। लेकिन धैर्य रखना, विश्वास रखना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे तो आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा है वचन, और मेरा वचन ही है शासन। तो सरकार, पहला चैप्टर जो आपका होगा, या ऐसा बोलूं कि पहला सेगमेंट जो आपका होगा, सेक्शंस बटे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, तो जो पहला सेक्शन है उसमें 2 पार्ट हैं। एक है चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, और यहां पे भर पल्ले से भर भर के आपको थ्योरी मिलेगी। और थ्योरी क्यों मिलेगी? अरे बिल्कुल वैसी बात हो गई यार, जब आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था तो आपने सीधे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस से शुरुआत करी थी, या अकाउंट्स को समझने का प्रयास किया था? एक डेबिट होता है एक दूसरे के वास्ते, उसके लिए क्रेडिट भी होता है। एक कॉन्सेप्ट होती है सेपरेट एंटिटी, ड्यूअल एस्पेक्ट, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्यों सीखा? क्योंकि भैया अकाउंट्स बनाओगे तो उससे पहले अकाउंट्स बनते कैसे हैं, अकाउंट्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या हैं, कानून क्या है, रूल क्या है, जब तक वो नहीं समझोगे तब तक कैसे अकाउंट्स बनाने जाओगे। तो सिमिलरली ये पहला जो चैप्टर है वो आपको सिर्फ कॉस्टिंग से आपको रूबरू कराने जा रहा है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, और सीखने के लिए, लर्निंग के लिए इसमें से हमको क्या क्या पढ़ना है। हमारी शुरुआत यहीं से होगी। थोड़ा सा आपको थियरी मिलेगा अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए, उसके बाद तो भर पल्ले से धड़ाधड़ प्रैक्टिकल है। 13 चैप्टर हैं, 13 में से 12 प्रैक्टिकल है, सिर्फ एक थियरी है जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। फिर इसके बाद जब आप ये सीख गए कि कॉस्ट क्या होती है, कंपोनेंट क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होता है, तो फिर आपसे बोला जाएगा चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे निकाल के बताओ। और वो आप कैसे निकालोगे? तो बाय प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट। अच्छी बात सुनी, स्टेटमेंट, यानी यहां कोई अकाउंट नहीं है। पूरे सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर है, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिर्फ वहां अकाउंटिंग की बात की जाएगी। बाकी पूरे सिलेबस में सिर्फ कैलकुलेशन है, स्टेटमेंट है। प्रेजेंटेशन के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, फुली इंडिपेंडेंट, आप जैसे चाहे वैसे प्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो मैं बताता जाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ बेटर प्रेजेंटेशन स्किल्स है, बाकी कानून नहीं है कि यही करना है और सिर्फ यही करना है। तो चलो ना सरकार, पहला चैप्टर जो आपका होगा दैट इज प्योरली अ थ्योरी चैप्टर। एग्जाम में भी यहां से थ्योरी ही आएगी, और एग्जाम में इसका कवरेज जनरली 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है सर। फिर इसके बाद जो अगला कंपोनेंट होगा, कॉस्ट के बारे में जानकारी लेने के बाद आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके देखोगे ना कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, और उसके लिए बनाओगे एक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा सर? स्टेटमेंट बाय विच वी ascertain the cost of product and service is known as कॉस्ट शीट। तो यहां पर आपको कॉस्ट शीट बनाना सीखना है, और कॉस्ट शीट का मतलब क्या हुआ? हाँ, ascertainment of cost of product and service। तो ये प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है, और यहां से आपको हर अटेम्प्ट में 10 मार्क्स, हर अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यानी जब से ये नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तब से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा गया हो। और मैं आपको वचन देता हूं कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजरों के सामने से गुजरा ना हो, या उसका भाई, कजिन, ब्रदर, अपना क्या बोलते हैं, जुड़वा, हाँ, ट्विंस, बस वैसा क्वेश्चन तो मिल के ही जाएगा। यानी एक भी शब्द उस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा जो आपने पहले ना पढ़ा हो, मेरा वचन। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद जब आपने ये समझ लिया कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो अब उसके बाद शुरुआत होती है आपके जो प्रोडक्ट को बनाने में। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, इस पूरे सिलेबस में 13-14 चैप्टर्स हैं, उसमें सिर्फ एक चैप्टर है जो हम जैसे लोगों के लिए, मतलब हम जैसे मतलब बोरिंग लोग नहीं, बोरिंग नहीं, हम जैसे मतलब सर्विस प्रोवाइडर के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, मीडिया कंपनी हुई, बैंकिंग हुए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये सब कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। ये कोई माल नहीं बेच रहा है, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जैसे मैं आपको सेवाएं प्रदान कर रहा हूं, मैं आपको असिस्ट कर रहा हूं ताकि आप
सीए फाइनल में जल्दी जल्दी पहुंच सकें, एक बार में पहुंच सकें विथ फ्लाइंग कलर्स। तो आपको एक बार जब ये पता पड़ गया कि भाई प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो फिर प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट, जो अवयव, अवयव बोलते हैं हिंदी में, अवयव, हाँ कंपोनेंट ठीक है, हाँ सर, तो जो कंपोनेंट उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाले हैं, अब उस कंपोनेंट को इन डेप्थ एक एक करके चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के उठाऊंगा और उसको सीखूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। तो देखो भैया, आप खुद समझ लो, अगर मुझे ये बनाना है तो कैसे बनेगा, ये बनाना है तो कैसे बनेगा, ये बनाना है तो कैसे बनेगा, या कुछ भी बनाना है एक्सेप्ट लोगों को बनाना है। लोगों को बनाना है वो मैं नहीं सिखाऊंगा, हाँ, लेकिन चीजें कैसे बनाना है वो मैं बता सकता हूं कि जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको बनाने का एक सिंपल सा फ्लो होगा और वो हमेशा होगा। भैया ये बनेगा कैसे, बहना ये बनेगा कैसे, बाबू सोना ये बनेगा कैसे, तो सिंपल है ना, इसको बनाने के लिए चाहिए रबर। अगर ये रबर का प्रोडक्ट है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, तो क्या चाहिए, प्लास्टिक। क्या चाहिए, प्लास्टिक। क्या चाहिए सर, कुछ स्क्रीन इसकी वो क्या कैसी रहती है, कुछ ग्लास रहता है और कुछ क्या होता है अमित भैया, इसमें प्लास्टिक तो होता नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, मेटल बॉडी। हाँ, तो क्या चाहिए सरकार, प्लास्टिक, रबर, मेटल, सिंपल भाषा में बोले तो मटेरियल। तो आपको जब ये पता पड़ गया कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या लगता है, जैसे सबसे पहले क्या लगता है, मटेरियल। फिर क्या लगता है, सर मटेरियल खरीदा और छत पे जाके मैं रख के आ गया और मटेरियल को कान में बोल के आया, ए कल फिनिश गुड्स बन जाना, ए चल कल फिनिश गुड्स बन जाना। क्या बन जाएगा, नहीं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपका कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए एक रॉ मटेरियल हो, मालूम कौन हो, सीए फाउंडेशन पास आउट। अब मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेशन करना है और ट्रांसफॉर्मेशन करके मुझे बनाना है आपको सीए फाइनल एस्पिरेंट्स। तो यहां ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, कॉस्टिंग की भाषा में इसको आप डायरेक्ट लेबर बोल सकते हो। आई एम द लेबर हु इज ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स। तो ये जो कंपोनेंट है ये कैसे बन रहा है, तो सर इसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए लोग, ह्यूमन रिसोर्स, और उनको देना पड़ती है वेजेस। तो हमारी अगली जो कंपोनेंट होगी कॉस्ट की वो होगी वेजेस, या सिंपल भाषा में बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट। अब एक बात सोचो ना यार, मटेरियल भी ले आया, मजदूर भी ले आया, ये मटेरियल हर एक मजदूर को झोले में रख के दे दूं और क्या बोलूं, जाओ कल प्रोडक्ट बना के लाना, क्या वो घर से बना के ला पाएंगे इसको? तो आंसर है कैसे लाएंगे सर, इसको बनाने के लिए मोल्ड्स चाहिए, मशीनें चाहिए, बड़े बड़े सेटअप चाहिए। तो क्या मैं हर एक एम्प्लॉय, हर एक मजदूर के घर पे एक सेटअप लगवाऊं? तो आंसर है नहीं, ऐसे तो सिर्फ लिज्जत पापड़ बनते हैं। हाँ, लिज्जत पापड़ में ऐसे ही होता है कि आपने दाल दे दी, बेसन दे दिया, चने की दाल दे दी, सर आपको बड़ा नॉलेज है, तो फिर शादी होगी ना मेरी, है ना। तो अपने को आटा दाल के भाव समझ में आ गए, तो दाल लगेगी, अजवाइन लगेगी, ऑयल लगेगा। तो वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है श्री महिला ग्रामोद्योग, ऐसा नाम है उसका, जो ये लिज्जत पापड़ बनाता है, तो उनकी जितनी मेंबर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, वेट करके दाल दे देते हैं, जीरा दे देते हैं, तेल दे देते हैं, नमक दे देते हैं, सारे मसाले दे देते हैं, और उनको बोलते हैं कि जाओ घर पे जाके बढ़िया आराम से हाँ पापड़ बेलो। फिर वो पापड़ बेल के लाती हैं, अगले दिन वो वेट कराती हैं, जितने पापड़ वो बनाती हैं उतने पापड़ के लिए उनको मिल जाता है पेमेंट। क्या हम भी ऐसे ही ये बनाएंगे, क्या ऐसे ही ये बनाएंगे, क्या ऐसे ही ये बनाएंगे? तो आंसर है सर ऐसे कैसे बनाएंगे? क्या हर एक मजदूर के घर पे मशीन लगाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो कुछ चीजें हैं जो मजदूर के घर पे बन सकती हैं, वो कुछ ही हैं, बाकी सारी चीजें कहां बनेंगी? फैक्ट्री में। तो फिर फैक्ट्री चलाओगे तो कुछ खर्चा करोगे या फैक्ट्री फ्री में चल जाएगी? तो आंसर है सरकार बहुत घने खर्चे होंगे, भयंकर खर्चे होंगे, हजारों की तादाद में होंगे। देखो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने फैक्ट्री चलानी है, तो सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की, उस पर करोड़ों रुपए खर्च करें। सर ये तो फिक्स असेट्स है, ये तो बैलेंस शीट में जाता है, एब्सोल्युटली, लेकिन जिस जगह पे बनी है उसका किराया भर रहा हूं, किराया। ये जो फैक्ट्री बना दी, अब इस पर लग रहा है डेप्रिसिएशन, मशीनें चलाने के लिए लग रही है इलेक्ट्रिसिटी, नगर निगम को देना पड़ रहा है रेट्स एंड टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्स, रेट्स एंड टैक्सेस बोलते हैं। फिर इसके अलावा मेरे इतने सारे मजदूर हैं, उनको मैं खाना खिलाता हूं तो कैंटीन के चार्जेस, पानी देता हूं, टेलीफोन लगा रखा है, इंटरनेट नहीं लगाना, नहीं तो मजदूर काम कैसे करेगा, इंटरनेट नहीं, टेलीफोन लगा रखा है। फिर इसके अलावा चौकीदार बिठा रखे हैं, स्टोर डिपार्टमेंट है, फिर मैं खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूं। ये सारे खर्चे उस फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। आपको बताऊं, विद्युत है तो सर्विस इंडस्ट्री है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में
चूँकि अकाउंट भी मैं थोड़ा बहुत समझता ही हूँ, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से समझता हूँ, तो मैं जब अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में बैठा, अकाउंटेंट है हमारे यहाँ, मैं अकाउंट नहीं लिखता, लेकिन जब अकाउंटेंट ने अकाउंट लिख दिए और फाइनलाइजेशन में बैठा, तो आप जानकर आश्चर्य करोगे, हमारे यहाँ पर विद्योदय में जो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, छोटा सा, उस ऑर्गेनाइजेशन में खर्चों के लगभग 978 हेड हैं, 970 डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो एक बड़ी सी कंपनी, बड़ी सी कॉर्पोरेट कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी में भी एंगेज है, उसके यहाँ खर्चों के कितने हेड होंगे सोचो आप। हाँ, अब लेकिन ये जो खर्चों के हेड हैं, मालूम है, इन खर्चों के हेड में बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ हेड ऐसे हैं जो मैं प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूं, बाकी सारे तो कौन से हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेबल नहीं है। तो आपको यहां पर इस सिस्टम में, इस सिलेबस में बोला गया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के 3 मेजर कंपोनेंट हैं, एक है मटेरियल, एक है लेबर, लेबर मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट, और तीसरे हैं खर्चे। यानी या तो कॉस्ट मटेरियल है या वो कॉस्ट लेबर है, और अगर वो दोनों नहीं है तो वो आपकी क्या है, एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहला पार्ट कि कॉस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको ये बताया जा रहा है कि भैया कंपोनेंट वाइज आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इन पे कैसे अलग अलग टेक्निक्स और कंट्रोल मेजर्स अपनाओगे ताकि हम अपने संसाधनों, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, उनको प्रॉपरली कैसे रिकॉर्ड कर सकें, उनकी वेस्टेज को अवॉइड कर सकें। तो अब हर कंपोनेंट के लिए एक पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, और इस पूरे सेगमेंट का जो वेट है एग्जाम में वो है 35 to 40%, 35 to 40%। आप सोचो कितना वेट है, काय का, सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं। पहला आपका है मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि पहला कंपोनेंट ही वही है। फिर इसके बाद अच्छा इसमें आप सीखोगे क्या, तो समझाया जाएगा कि मटेरियल क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्या होते हैं, मटेरियल को कैसे प्रोक्योर किया जाता है, स्टोर डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को माल कैसे इश्यू करता है, मटेरियल खरीदना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू मटेरियल का मूवमेंट होता है, मटेरियल को कैसे कंट्रोल करते हैं, स्क्रैप क्या होता है, स्पॉइलेज क्या होता है, वेस्टेज क्या होता है, डिफेक्टिव क्या होता है, उनको कैसे अकाउंट में ट्रीट किया जाता है। फिर आपको इन्वेंट्री के टर्नओवर रेशियो मेंटेन करने होते हैं सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा माल स्लो मूविंग है, कौन सा नॉन मूविंग है। सर बहुत भारी लग रहा है, हाँ ठीक है चलो। अच्छा, तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में आपको क्या सीखना है, 100% एक्सक्लूसिवली ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मटेरियल, सब कुछ यहां पर मटेरियल के बारे में आपको सिखाया जाएगा इन दिस चैप्टर। फिर इसके बाद अगला कौन सा होगा, तो सर सेकंड कंपोनेंट दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी लेबर कॉस्ट, यानी एचआर से रिलेटेड कॉस्ट। अब एचआर का मतलब क्या हुआ सर, मजदूर। मजदूर क्या है समझना, ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इससे मैंने बोला कि मैं तो यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज कहीं जाना मत, यहीं मिलना, बिलीव मी आधे घंटे बाद आऊंगा तो यहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला अपने मजदूर से कि सुन बैठ यहाँ पे, मैं आ रहा हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, और मैंने अपने मजदूर से बोला कि मजदूर सुन यहीं बैठना, मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में, बिलीव मी ये फैक्ट्री में कहीं पे भी मिलेगा, बस यही नहीं मिलेगा। अगर इसको मैंने प्रॉपरली सुपरवाइज, कंट्रोल, मॉनिटर नहीं करा तो इससे जो प्रोडक्टिविटी मिल सकती है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो भैया बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हैं। ये एम्प्लॉय हैं, इनका कोई प्रोप्राइटरी एलिमेंट कंपनी के साथ नहीं जुड़ा है, इनका कोई ओनरशिप कंपनी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो सीधी बात है इनको मिल रही है एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, फिर ऐसे कुछ होगा। और अगर आपने उनको प्रॉपरली सुपरवाइज, कंट्रोल, मॉनिटर नहीं करा तो उतना भी नहीं मिलेगा। तो आपको यहां इस चैप्टर में यह सिखाया गया है कि एम्प्लॉय जब आएगा, आवन जावन होगी, तो उसके टाइम कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो टेक्निकली क्या बोलते हैं, अटेंडेंस, और सिंपल भाषा में बात करूं तो टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग मतलब टाइम को लिखना, अरे जैसे अकाउंटिंग में बुक कीपिंग होता था, ट्रांजैक्शन को लिखना, ऐसे यहां पर एम्प्लॉय कितने बजे आया, कितने बजे गया, उसने क्या क्या काम किया, उसकी सैलरी या वेजेस के कंपोनेंट क्या है, बेसिक वेजेस कितनी है, महंगाई के लिए उसको कितना भत्ता मिल रहा है, कितना उसको खाने के लिए मिल रहा है, एवरीथिंग। खाने मतलब टेबल के नीचे वाला खाना नहीं, अरे खाना मतलब खाना, मील। हाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कैंटीन होती हैं जहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको खाना खिलाया जाता है। तो उनकी कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट इज टाइम बुकिंग। अच्छा, एक बार ये निकल गया कि उनकी कॉस्ट क्या है, तो उनकी कॉस्ट निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या था, सिंपल,
इन्होंने किसी प्रोडक्ट पे काम किया होगा? हाँ सर, डेफिनेटली। तो इनकी कॉस्ट का कितना हिस्सा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोडक्ट पर चार्ज होगा? अब जैसे मैं बात करूं, मेरे पास इस समय राइट नाउ 3 प्रोडक्ट हैं एप्पल के, 3 में नहीं है, 4 हैं। एक एप्पल पेंसिल, एक एप्पल का आईपैड, एक आईफोन और चौथा है मैकबुक प्रो। चारों एप्पल के प्रोडक्ट हैं, चारों एप्पल बना रहा है। बताओ, बनाने वाले मजदूर इन चारों प्रोडक्ट में अलग अलग होंगे या एक ही होगा? तो आंसर है बहुत सिंपल है, कॉमन मजदूर होंगे। यानी मशीन भी इनकी लगभग सेम होंगी। उसी पर कभी ये बन रहा होगा आईपैड, तो कभी आईफोन बन रहा होगा, तो कभी मैकबुक बन रहा होगा। तो हमारे मजदूरों ने जो दिन भर का समय दिया, उसके लिए जो मजदूरी कमाई, उसकी कितने कितने हिस्से अलग अलग प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसको हम बोलते हैं यस, टाइम बुकिंग। क्या क्या? टाइम कीपिंग, जिसमें हमने ये रिकॉर्ड किया कि इसकी मजदूरी कितनी बन रही है, और फिर टाइम बुकिंग कि उसके कुल समय का कितना कितना हिस्सा अलग अलग प्रोडक्ट पर चार्ज किया जाएगा। फिर हम ये भी सीखेंगे कि भैया एम्प्लॉय अगर भाग के जा रहा है तो उसके नुकसान क्या है, क्यों भाग के जा रहा है, उसको भागने से कैसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है, उसके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली कितना नुकसान हुआ, लेबर टर्नओवर। फिर एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम कर रहा है तो उसको वेजेस कैसे देंगे, बोनस कैसे देंगे, उसको मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स प्लान कैसे लाए जाएंगे। दीज ऑल थिंग, आइडल टाइम, ओवर टाइम, ऑल थिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। आप बस इन शब्दों को सुन लो। मैं नहीं बोल रहा कि आपको समझ में आना चाहिए, बिलीव मी, नहीं आना चाहिए समझ में। क्यों आएगा? हाँ, लेकिन जितनी बात हम कर रहे हैं वो ऐसी तो है, सुनी सुनी लग रही है, क्योंकि आप कॉमर्स में कोई आज से थोड़ी हो, अपना ये संबंध तो बहुत पुराना है। आज मैं ऑफिशियली उसको एक सब्जेक्ट के साथ आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो यहां पर आप सीखोगे कि एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट क्या है, कंपोनेंट क्या है, कैसे वो इनकर होती है, उसे कैसे प्रोडक्ट पर चार्ज किया जाता है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए उस खर्चे से मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करना है। हमने क्या बोला था? 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला मटेरियल, उसके लिए कौन सा चैप्टर था सर? मटेरियल कॉस्ट। दूसरा कंपोनेंट क्या था? एम्प्लॉय कॉस्ट। तो तीसरा कंपोनेंट है खर्चा, और खर्चे होते हैं 2 तरह के, एक डायरेक्ट। अब जैसे मैं बना रहा हूं, हाँ, ये बोतल, अब देखो इसका कितना सुंदर शेप है, यहाँ पे ऐसे करोगे तो एक्यूप्रेशर हो जाएगा। हाँ, तो ये जो बोतल है इसकी डिज़ाइन हमारे महान मीत ने बनाई, ठीक है। अब मीत ने जब ये डिज़ाइन बना ली तो इसका करवा दिया पेटेंट, और मैं इस बोतल का मैन्युफैक्चरर हूँ। मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, देखो अच्छी ग्रिपिंग भी है, गिरेगी भी नहीं, फिर एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा, और कभी बोर हुए तो कुछ ना कुछ खेल ही लेंगे इससे। तो मैंने मीत से बोला कि मीत, ये डिज़ाइन मैं यूज़ करना चाहता हूँ इस बोतल को बनाने के लिए। मीत बोला बहुत बढ़िया, मैंने तो बनाई ही इसलिए थी डिज़ाइन ताकि कोई कद्रदान मेरे पास आए और मेरी इस डिज़ाइन की कद्र करते हुए मुझे थोड़ी सी रॉयल्टी पे करे। तो रॉयल्टी आप मुझे हर बोतल पे 10 पैसा देना, यानी जितनी बोतल बनाओगे इस डिज़ाइन की आपको 10 पैसे हर बोतल देने पड़ेंगे। क्या बोलोगे इसको? दिस इज द कॉस्ट, जिसको मैं हर बोतल के साथ डायरेक्टली टेस्ट कर पा रहा हूं। और ना तो ये खर्चा मटेरियल है, ना ये खर्चा लेबर है, तो ये क्या है? एक्सपेंसेस। और कैसे एक्सपेंसेस? जिसको मैं पर यूनिट आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक और होता है सर, क्या? मेरी फैक्ट्री का किराया। अब वो फैक्ट्री जहां पर ये सब चीजें बन रही हैं, आईफोन, एप्पल पेंसिल, आईपैड, मैकबुक, सब एक जगह बन रहे हैं, फैक्ट्री का किराया लग रहा है या किराया इन पे लग रहा है? तो आंसर है किराया फैक्ट्री पे लग रहा है। क्या उस किराए को पर यूनिट डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है? यानी जब एप्पल एक पेंसिल बनाएगा तो मकान मालिक आएगा, चलो एक पेंसिल बन गई, 12 रुपए किराया, ऐसा बोलेगा क्या वो? तो आंसर है एब्सोल्युटली नो, नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये जो खर्चा है ये किसी एक प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उसकी एक यूनिट पर खर्च नहीं हो रहा, बल्कि ये मेरे तमाम प्रोडक्ट पर कॉमनली खर्च हो रहा है। अब ना तो ये खर्चा मटेरियल है ना ये लेबर है, तो ये क्या है? एक्सपेंसेस। और वो भी कैसे एक्सपेंसेस? जिसको मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा पर यूनिट, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कॉस्टिंग की भाषा में मालूम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। और बिलीव मी, पूरे सिलेबस में एक यही है जो सच में ओवरहेड जाता है लोगों को, अपने लोगों को नहीं जाता। अपने बच्चे तो एंजॉय करते हैं इस सब्जेक्ट को, हाँ, लेकिन लोग बागों को ऐसा लगता है कि ओवरहेड यस बहुत लेवल का है। तो इस चक्कर में मालूम मजेदार बात क्या है? सीरियसली लोग बाग पढ़ाना शुरू कहाँ से करते हैं मालूम है? बोले यहाँ से पढ़ाएंगे, बोले मार्जिनल। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि बेटा अपन ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना 12th में, इसलिए अपन यहाँ से पढ़ेंगे। अरे बापड़े, यहाँ पर भी ओवरहेड का दखल है।
तो वहां पर बोले कोई दिक्कत नहीं, रटा देते, ऐसा होता है। अरे क्यों होता है? अरे छड्डो ना, ऐसा होता है। तो भैया इसीलिए मैं आपसे अभी बोल रहा था कि शायद हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा हैवीपन, भारीनेस लगे, लेकिन जो कॉस्टिंग पढ़ने का तरीका है, जो 18 साल में मैंने सीखा है, वो तो यही है कि कॉस्टिंग का बेस मजबूत बनाओ। और अगर वो नहीं बना तो आप बस फॉर्मूले रट लोगे, आप चीज़ें याद कर लोगे, समझ नहीं पाओगे। और उससे भी खतरनाक बात मालूम क्या है? ये तो यार 2-3 साल की कहानी है, सब निकल जाएंगे। सीए बनने के बाद अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ें नहीं समझी तो आप इसको कभी जीवन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। जीवन भर एग्जीक्यूटिव बनना है तो रटो और पास हो जाओ, ऐसा सीए में भी संभव है। लेकिन अगर उन एग्जीक्यूटिवों के बॉस बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, मालिक बनना है, मैनेजमेंट का हिस्सा बनना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनना है, तो चीजें समझो, क्योंकि बिना समझे काम नहीं चलेगा। अरे वो बाबा रणछोड़दास बोल के नहीं गए थे कि बेटा काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो काबिल बनना है, रट्टू तोता बिल्कुल नहीं बनना है। ऐसे हमने बहुत सारे इंस्टेंस देखे हैं जहाँ पर बच्चों की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तक आई थी किसी ज़माने में, और उसको कंपनी ने 3 महीने बाद निकाल के बाहर फेंक दिया और बोले सर ये सिर्फ रट के आया है, इसको कुछ आता नहीं है, बस इसने रटे ही रटा है। तो ऐसे रट्टू तो नहीं बनना, अपने को काम का सीए बनना है और अपने को तो लोगों को रखना है, कोई हमें रखे ऐसा नहीं चाहिए। ये मान के चलना दोस्तों कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने बैठे हैं, आज नहीं तो 4 साल बाद, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने को लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, अपने नीचे 100 लोगों को रखना है, हमें उन लोगों के नीचे नहीं रहना है। तो वो कब होगा? when you are having knowledge, solid knowledge। ऐसी काम की थियोरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बिलीव मी, आपके शुरुआती लेक्चर्स में ही ये चैप्टर आ जाएगा, और इस चैप्टर को आप अपने किसी भी सीनियर से पूछना, कोई भी फैकल्टी शुरुआत में नहीं पढ़ाती। और मेरा मानना है कि जब तक आपने ये नहीं पढ़ा तब तक आपको कॉस्टिंग की समझ ही नहीं आ सकती। फिर आपने सिर्फ कॉस्टिंग को रटा है, और मैं आपको कॉस्टिंग नहीं रटाऊंगा, ये तो पक्का है। चलो सरकार, तो ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से? पहला मटेरियल, दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट, और तीसरा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकते। किराया प्रोडक्ट वाइज नहीं लगता, डेप्रिसिएशन मशीन पे लग रहा है, प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा। सैलरी जो मजदूरों को आप दे रहे हो इंडिविजुअली पर मंथ के लिए दे रहे हो, 1 यूनिट के लिए 10 रुपये मजदूरी नहीं दे रहे। अगर 10 रुपये दे रहे हो तो डायरेक्ट है, लेकिन अगर वो 10 रुपये नहीं है बल्कि 1 महीने के 12,000 रुपये है तो वो इनडायरेक्ट है। तो वो सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको कॉमनली जिस अम्ब्रेला के नीचे रखा गया उसका नाम क्या रखा? ओवरहेड्स। तो मालिक 3 मेजर कंपोनेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो यहां से 8 to 10 मार्क्स एग्जाम में आता है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी 8 to 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इधर मटेरियल आता है एग्जाम में और एम्प्लॉय कॉस्ट आता है, यानी दोनों नहीं आते, कोई एक आ जाता है। कितने के लिए? 10 नंबर के लिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओवरहेड की, तो भैया ओवरहेड तो आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपके मैं इसके 6 टेस्ट लूंगा, यानी हर बार जब एक टेस्ट होगा तो उस चैप्टर के साथ आपको ओवरहेड का टेस्ट देना है। और अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 8 टेस्ट लूंगा, लेकिन ओवरहेड में आपको एकदम मजबूत करके जाऊंगा। तो ओवरहेड में एग्जाम में हर बार मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं देखा मैंने आज तक कि ओवरहेड से 10 मार्क्स आपके सामने ना आए हो। ओके, अब जब हमने सब सीख लिया तो बात आई कि सर ये ओवरहेड जो है ना, ओवरहेड ये तो साहब ओल्ड स्कूल की बात हो गई। मतलब अरे इनडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्ट पर देखो, समझना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने खर्चे हैं, चाहे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, चाहे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं इसकी सेलिंग प्राइस में अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे खर्चे कवर करूंगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। समस्या कभी भी डायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्ट पर चार्ज करने की नहीं आती। जैसे समझो इसको बनाने में 20 रुपए का मटेरियल लगेगा, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो गया। इसको बनाने में लेबर को आधा घंटे का समय लगता है, लेबर का 1 घंटा 20 रुपए का है, तो मतलब इस पर 10 रुपए की लेबर कॉस्ट चार्ज होगी। फैक्ट्री का किराए का कितना हिस्सा इस पर चार्ज होगा, फैक्ट्री की मशीन का डेप्रिसिएशन इस पर कितना चार्ज होगा, फैक्ट्री की मशीनों का इंश्योरेंस इस पर कितना चार्ज होगा, जो हमारी फैक्ट्री उस पर जो नगर निगम का म्यूनिसिपल का टैक्स लगा है वो कितना इस पर चार्ज होगा,
डिलीवरी वैन के खर्चे, इस पर कितने चार्ज होंगे, ये समस्या देते हैं। और इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ओवरहेड्स। लेकिन ओवरहेड्स को, इनडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्ट पर चार्ज करने के दो टेक्निक आजकल यूज होती हैं। एक होती है ओल्ड स्कूल, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये मार्जिनल में भी काम आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और दूसरी है ABC, एनीबडी कैन डांस नहीं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी यहां पर अब हम अपने इनडायरेक्ट खर्चों को एक्टिविटी वाइज आइडेंटिफाई करते हैं। फिर सरकार इसके बाद जब इतना सीख लिया तो एक पार्ट और बचा, अब वो है इसकी अकाउंटिंग। मैंने बोला था पूरे सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर है जो अकाउंटिंग की बात करेगा, और वो चैप्टर है यहां, रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। टेक्निकल नाम है इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और इसके दो पार्ट हैं, एक है अकाउंटिंग और दूसरा है रिकंसिलेशन। यस, रिकंसिलेशन। जैसे आपने BRS पढ़ा था, क्यों पढ़ा था सर? भैया दो बुक्स थी, एक कैश बुक और एक बैंक की पासबुक, और इन दोनों को बैलेंस मैच नहीं कर रहे थे, तो इसको रिकंसाइल करने के लिए आप क्या बनाते थे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, BRS। सिमिलरली अब हमारी बुक्स में भी दो किताबें, एक कॉस्ट की अलग किताब, एक फाइनेंशियल की अलग किताब। फाइनेंशियल के खाते एक अलग परसेप्शन, एक अलग थॉट प्रोसेस, एक अलग ऑब्जेक्टिव के साथ लिखे जा रहे हैं, तो कॉस्ट के जो खाते हैं वो भी एक अलग परसेप्शन, एक अलग मोटिव, एक अलग ऑब्जेक्टिव के साथ लिखे जा रहे हैं। तो जब स्कोप अलग है, सोचने का तरीका अलग है, ट्रीटमेंट अलग है, तो प्रॉफिट सेम कैसे हो सकता है? तो फिर दो बुक्स हैं, दोनों के प्रॉफिट अलग अलग आए। अब सवाल उठता है कि प्रॉफिट अलग क्यों आए, ये पता लगाना जरूरी है ताकि हम बेटर कंट्रोल कर सकें। तो फिर हमें करना पड़ता है रिकंसिलेशन, और रिकंसिलेशन काय का होगा? तो सरकार कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट का। लगभग ये जो रिकंसिलेशन है ये एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता ही आता है। ये वाला जो पोर्शन है ये अगर एग्जाम में आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। अब देखो ब्रेकअप क्या हुआ, मटेरियल और लेबर में से एक आएगा 10 नंबर का, ठीक है, फिर ओवरहेड आएगा 10 नंबर का, ये हो गया 20, फिर रिकंसिलेशन या अकाउंटिंग में से एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ये हो गया 30। कभी अगर आपके ऊपर ज़्यादा ही मेहरबान हो गया इंस्टीट्यूट तो वो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, यानी एक मटेरियल, एक लेबर, एक ओवरहेड और एक अकाउंटिंग, यानी 4 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ इस सेगमेंट से बनने जा रहे हैं। तो अब हमने क्या क्या देखा कि सर पहले तो हमें बताया गया कि कॉस्ट क्या होती है, उसके स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, उनका दूसरों से क्या संबंध है, किसके काम का है, ये सब चीज़ें, अलग अलग टर्मिनोलॉजी, ये सब सीखी हमने कॉस्ट में होता क्या है। फिर हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस करा कि कॉस्ट शीट कैसे बनती है, कॉस्ट आइडेंटिफाई कैसे होती है। जब ये सीख लिया फिर हम आए इन डेप्थ, एक एक कंपोनेंट पर, बोले चुन चुन के मारूंगा। पहले मटेरियल सीखना है, फिर लेबर सीखना है, फिर ओवरहेड सीखना है, और फिर उसके बाद उनकी अकाउंटिंग भी सीखना है। जब अकाउंटिंग सीख लोगे और कॉस्ट की भी अलग किताबें बन जाएंगी तो फिर रिकंसाइल करोगे फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कॉस्ट के प्रॉफिट के साथ, और यहाँ पे बात हो जाएगी खत्म फर्स्ट मॉड्यूल की, फर्स्ट सेगमेंट की। अब यहां से एक नया ही हिसाब चालू हो जाएगा, और वो क्या होगा वो समझते हैं। अब सरकार जब ये सब चीजें समझ में आ गई तब यहां से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। वो क्या है सर, समझाओ ना, सस्पेंस क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सस्पेंस नहीं है, एकदम सिंपल बात कर रहा हूं। अच्छा बताओ, मैं एक कंपनी हूं, विद्युत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, चलो बैंक छोड़ दो, अच्छा, फिर इसके अलावा TVS मोटर्स लिमिटेड, हीरो होंडा नहीं, हीरो ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, ये सब कंपनीज हैं। दे ऑल आर गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013। इन सबको, जितनी कंपनियां भारत में जो कंपनीज एक्ट से गवर्न होती हैं, एक्सेप्ट दोस्त बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इनको हटा दें तो वो सारी कंपनी जो कंपनीज एक्ट से गवर्न होती हैं, जब वो अपनी अकाउंटिंग की बात करती हैं तो सबके लिए एक ही तरह की अकाउंटिंग है, एंड दैट इज अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एज पर शेड्यूल 3। अब उसमें क्या होगा तो सर फिक्स है, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स ऑफ द कंपनी कंप्राइज 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला बैलेंस शीट, बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L, फिक्स फॉर्मेट, बिल्कुल वही आएगा। तीसरा आपका नोट्स टू द अकाउंट्स। चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट,
और पांचवा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। हर कंपनी को, चाहे वो किसी भी लाइन में काम कर रही हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो एक्सट्रैक्शन में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी अन्य काम में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फलाना हो, चाहे वो ढिमका हो, सबको एक ही हिसाब से खाता बनाना है। दैट इज शेड्यूल 3 और वो 5 स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स। लेकिन साहब जब मैं बात करूंगा कॉस्टिंग की, तो पहली बात तो ये कि साहब कॉस्टिंग मैनेजमेंट के लिए बना हुआ डिसिप्लिन है। दुनिया को भी बताना नहीं है चीख चीख के कि सरकार ये मुझे 9 रुपए का पड़ा, मैं 22 रुपए में बेचता हूं, 13 रुपए कमाता हूं, तो पूरी दुनिया इसे बनाने में लग जाए। समझना, अभी कोरोना आया था ना, तो सैनिटाइजर अचानक से बाजार में ऐसी बाढ़ लग गई, सब लोग सैनिटाइजर बनाने कूद पड़े। क्यों? क्योंकि बहुत मुनाफा था। तो अगर आपने दुनिया को अपनी कॉस्ट बता दी, तो दुनिया में कम से कम 100 लोग तो ऐसे होंगे जो इस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल मानते हुए आपके कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे। तो कॉस्टिंग और कॉस्टिंग की रिपोर्ट्स हमेशा मैनेजमेंट के लिए होती हैं, इंटरनल पर्पस के लिए होती हैं, दुनिया को बताने के लिए नहीं होती। तो ऐसे सिनेरियो में हम जब कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो जैसे शेड्यूल 3 है, सबके लिए एक, गधे घोड़े खच्चर सबके लिए एक, यहां ऐसा नहीं है। अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल तरीका क्या होगा कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमने पढ़ना है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझो ना, एकदम जम आ जाएगा। मैं डैम बना रहा हूं, घर बना रहा हूं, ब्रिजेस बना रहा हूं, बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, मैं एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूं। तो बताओ, मैं जो कॉन्ट्रैक्टर हूं, क्या वो एक एजुकेशनिस्ट की तरह अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा? तो आंसर है कैसे करेगा, उसके और इसके बिजनेस के स्कोप ही अलग है। तो मेरे लिए एक मेथड सजेस्ट की गई, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अभी जो मीथ है, ये लोगों के ऑर्डर पे काम करता है। ऑर्डर पे काम करता है, इंटीरियर डेकोरेटर है जी, इंटीरियर डेकोरेशन करता है, हर एक घर कुछ कहता है, यहां कोई रहता है और वो अपने हिसाब से अपने घर को डिजाइन करवाता है। आर्किटेक्ट हुआ, हाँ ना, ये सब लोग कैसे हैं? जो अपने हिसाब से, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है। अब जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन एक बंदा और था मेरा दोस्त, वो क्या कर रहा है, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेता है और सड़कों के पेंच भरता है। सड़क बनेगी, हाईवे बनेगा 300 किलोमीटर का 5 साल में, लेकिन पेंच भरा जाएंगे 3 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में। तो मैं जब बड़ा काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वो काम करेगा जॉब कॉस्टिंग। जैसे इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीनें बना के देती हैं, जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि उनके लिए हर जॉब एक नया काम है, जिसमें लगने वाले रिसोर्स, मटेरियल, सब कुछ दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। अरे शादी का कार्ड छपवा लो यार अपनी, क्या शादी का कार्ड एक कॉमन फॉर्मेट में चलता है? चिरंजीवी, ची है ना, हाँ, ची नहीं कर पाओगे शादी के बाद, तो इसलिए पहले बोल दिया ची, चिरंजीवी, और नाम की जगह पे ब्लैंक छोड़ दिया। 100 बिट्स, 100 मतलब 100 के बराबर ही है वो, सौभाग्य कांक्षणी मतलब जो सौभाग्य लेकर आएंगी। अच्छा, और जगह छोड़ दी, और बस आप अपना नाम लिख दो और लोगों को दे दो। ऐसा होता है, या हर एक के शादी के कार्ड अलग अलग बनते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, अलग अलग कॉस्ट के होते हैं, अलग अलग वेराइटीज के होते हैं। तो वहां पर वो जो प्रिंटर है, वो सबके शादी के कार्ड बना रहा है। मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो जा चुका हूं, मतलब मैं जब गया था तो मैंने अपना शादी कार्ड बनवाया। आप जब जाओगे तब आप अपना अलग शादी कार्ड बनवाओगे। प्रिंटर तो वही है, लेकिन वो हर एक के लिए अलग अलग कार्ड बना के दे रहा है। तो उसके लिए हर काम क्या है? जॉब। अपनी बुक्स बनी, जो मेरी बुक्स है, क्या वो CS एग्जीक्यूटिव में काम आ सकती हैं? क्या मेरी बुक्स 11-12 में पढ़ सकते हो आप? क्या मेरी बुक्स साइंस या फिजिक्स वाला बंदा पढ़ सकता है? नहीं। तो मेरी बुक्स का जो ऑर्डर आया, दैट इज अ जॉब। तो जॉब कॉस्टिंग। सर अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, दवाइयां बनाता हूं, अगर मैं कोई फूड प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो याद करो, रैपर के पीछे लिखा रहता है तारीख, और फिर एक चीज लिखी होती है बैच नंबर। आप सोचो ना, एक दवाई की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक दवाई की कीमत बनाने वाला भी नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट डेसिमल के तीसरे पॉइंट पे आ रही है। यानी एक दवाई की कॉस्ट आएगी 0.0003 रुपीस। अच्छा, एक काम करो ना, जो 10 दवाइयों का एक पत्ता होता है, स्ट्रिप, उसकी कॉस्ट निकाल लो। हाँ सर, 0.003। सर ये तो बहुत कम हो गई, यानी 3 पैसा भी नहीं है। हाँ सर, एक काम करो, 100 पत्तों का एक बॉक्स बनता होगा, उसकी कॉस्ट निकाल लो। हाँ सर बिल्कुल निकाल लो, 0.03।
सर 100 पत्ते भी इतने के, ओह एक काम करो, एक पूरा लॉट बना लो, तो क्या आया 0.3। आप समझो दवाइयों की कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी रिसर्च कॉस्ट। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी, पूरी दुनिया में सब रिसर्च जो साइंटिस्ट थे वो सब लग गए, असली खर्चा उनका था। वो जो बनी, क्या बोलते हैं, कोवैक्सीन और जो भी कोविडशील्ड, उसमें है क्या, पानी है और एक पर्टिकुलर कोई केमिकल है, केमिकल का इतना सा हिस्सा जो हजारों लाखों टन में एक साथ बना है। 10 करोड़ डोज बने थे एक साथ। अब सोचो उसकी कॉस्ट में लगा क्या, कुछ नहीं लगता। तो वहां पर आप एक दवाई का पत्ता, 10 पत्ते, 100 पत्ते, एक बॉक्स नहीं, पूरे लॉट की कॉस्ट निकालते हैं। तो जब आप पूरे लॉट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं बैच, और उसकी कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है, बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्टर हो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में मल्टीपल ऑपरेशन लग रहे हैं, जैसे आप आए 12th के बाद, पहली स्टेप क्या थी आपकी, सर सीए फाउंडेशन। दूसरी स्टेज क्या है आपकी, सर सीए इंटर। तीसरी स्टेज क्या है, आर्टिकलशिप एंड फाइनल। यानी इतनी प्रोसेस से गुजरने के बाद आप फाइनली सीए बनते हैं। सिमिलरली आप समझो, मैं एक ऑयल कंपनी हूं, पेट्रोलियम ऑयल नहीं, एडिबल ऑयल, खाने वाला ऑयल। सर ऑयल तो पीते हैं, अरे एडिबल बोलते हैं उसको। तो मैं क्या करता हूं, पहले हार्वेस्टिंग करता हूं, ये पहली प्रोसेस हो गई, और उससे मिलते हैं मुझे ग्राउंडनट सीड्स, मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं है, हम तुम्हारे मामा नहीं है, हाँ। तो मूंगफली मिली, फिर मैं लेकर गया इन मूंगफली को मशीन में और उसकी करी क्रशिंग, हाँ क्रश, आगे इंग, तो क्रश किया उसको। तो क्रश किया तो क्या हुआ सर, तेल निकल गया उसका। ऐसे ही होता है रिलेशनशिप में भी, उसने क्रश किया, पन्ना तेल निकल गया। तो साहब क्रश किया तो क्या निकला, तेल। क्या ये तेल आप खा सकते हो, मतलब पी सकते हो, आंसर है नहीं। ऐसे पिए तो अपन जैसे लोगों की इतनी इम्यूनिटी नहीं बची कि तब प्योर ऑयल पी पाए, यूज कर पाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा भारी वाला, ठीक है। तो अब इसकी होती है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में भी डबल रिफाइन, सिंगल रिफाइन, टेट्रा रिफाइन, फलाना रिफाइन, ढिमका रिफाइन, फिर होती है उसकी पैकिंग। यानी वो ऑयल जो आपके पास आ रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में भी एक नहीं 4 काम होते हैं। पहले यस हार्वेस्टिंग, यानी आपने मूंगफली उगाई, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो इन हाउस डेवलपमेंट कर रही है, तो उगाई। ये जो फार्मर्स बिल था वो यही तो था कि भैया ये जो कंपनी थी वो खुद उगवाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगी, किसानों से बोलेंगे साहब हमको सरसों उगा के दो। अब किसान नहीं सोचेगा उसको क्या उगाना है, किसान को बोल दिया सरसों उगा के दो, तो किसान सरसों उगाएगा और उसके लिए उसको मिलेंगे पैसे। अब फसल अच्छी हुई खराब हुई वो कंपनी का हेडेक। दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज। तो सरसों उगा के दो, तो सरसों उग गई, ये हो गई पहली प्रोसेस, हार्वेस्टिंग, फार्मिंग। फिर दूसरी, सरसों को तेल निकाला, कच्चा तेल बोल सकते हैं, कच्ची घानी, हाँ, ये हो गई दूसरी प्रोसेस। फिर तीसरी, इसको रिफाइन करा तो हो गई रिफाइनिंग प्रोसेस, और चौथी इसकी पैकिंग करी। तो जब एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्शन ऑपरेशन से गुजरे तो हमें हर प्रोडक्शन ऑपरेशन की अलग अलग कॉस्ट निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इन सबकी कॉस्ट निकाली तो कॉस्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे उन 4 में से एक बंदा बहुत ढीठ था, मक्कार था, उसने बहुत बर्बाद की कॉस्ट। पता पड़ पाएगा अगर मैंने चारों को इकट्ठा कर लिया तो? आंसर है नहीं। लेकिन अगर मैंने चारों की अलग अलग कॉस्ट निकाली तो मुझे पता पड़ रहा है कि भाई इस प्रोसेस में कॉस्ट अप टू दी मार्क है, प्रोसेस 2 में भी अप टू दी मार्क है, लेकिन जो थर्ड है ना वहाँ पे मार्क नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिड्यूस करने का प्रयास करोगे। वो कब कर पाओगे? जब इनके अलग अलग स्टेज की कॉस्ट निकालोगे। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर प्रोडक्ट एक बार में नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेज में बनता है वो फॉलो करेंगी प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक रॉ मटेरियल डालो और मल्टीपल प्रोडक्ट बाहर आते हो। अरे पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल लिया, फिर उसकी रिफाइनिंग करी, तो जब रिफाइनिंग करी तो उस रिफाइनिंग की प्रक्रिया के दौरान 9-10 प्रोडक्ट बाहर आते हैं। एविएशन ऑयल बाहर आता है, पेट्रोल बाहर आता है, डीजल बाहर आता है, कैरोसिन बाहर आता है, पेट्रोलियम जेली बाहर आती है, चारकोल बाहर आता है। इतने तो नाम मुझे ही याद है, और 2-3 चीजें और आती। समुद्र मंथन हो रहा है साहब, बहुत सारी चीजें निकलेंगी बाहर। तो ये सारी चीजें बाहर निकल रही हैं, इन सबका कॉमन एक ही रॉ मटेरियल है, कॉमन प्रोसेसिंग है। तो एक कॉमन खर्चा करके जब मल्टीपल प्रोडक्ट बने तो इस कॉमन खर्चे को उन मल्टीपल प्रोडक्ट पर कैसे बांटेंगे? इसके लिए आपके पास जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ये भी एक मेथड है। फिर इसके बाद हम जैसे गरीब लोगों के लिए एक सिंगल चैप्टर पूरे सिलेबस में, एंड दैट इज कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं।
फिर इसके बाद अगला हेड आता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट एनालिसिस, सर ये क्या है? सिंपल, आप बीइंग द ऑर्गेनाइजेशन, आज अगर ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कराना चाहते हैं तो आप वेस्टेज नहीं कर सकते। तो वेस्टेज कैसे अवॉइड की जाए? कॉस्ट को निर्धारित जो हमने अमाउंट फिक्स किए थे उसमें ही अचीव कैसे किया जाए? तो उसके लिए आपके पास आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक, जहां पर आप अपने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करोगे, कंट्रोल करोगे और ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट में चैनलाइज करोगे। ये चैप्टर एग्जाम में हर बार 10 मार्क्स के लिए आएगा, मतलब आएगा। फिर इसके बाद जब आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो वहां पर सर डिसीजन मेकिंग कैसे? प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा बना के बेचना है, प्राइस चेंज करना है, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो उनका मिक्स क्या रखना है, अच्छा इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो खुद बनाना है या बाजार से खरीद के लाना है, एक्सपांशन करना है कि नहीं करना, मैन्युअली काम करें या ऑटोमेशन के साथ काम करें, दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। और बहुत सारे लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये इजी बैठता है, इसमें फॉर्मूले होते हैं, बस फॉर्मूले लगाओ और आंसर पा जाओ। लेकिन एक्चुअली ये इतनी जल्दी करने वाली चीज़ थी नहीं कभी, ठीक है सरकार। फिर इसके बाद आखिरी सेगमेंट आता है आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सरकार ये क्या है? अरे यार इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, अरबों रुपए इन्होंने कंज्यूम कर रखे हैं, ब्लॉक कर रखे हैं, करोड़ों लोगों को पैसा ले रखा है, तो ये एमई रोज से उठते हैं, अब सोचते हैं आज क्या करें, फिर अगले दिन से उठे चलो आज क्या करें, कभी बोलते हैं चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। ये ऐसे काम करते हैं या सिस्टमेटिकली प्लानिंग के साथ काम करते हैं? तो आंसर है बिल्कुल सिंपल बात है, प्लानिंग के साथ काम करते हैं। आई हैव बीन द ऑडिटर ऑफ सो मैनी कॉर्पोरेट ग्रुप्स, और आप बिलीव करें या ना करें ऐसे कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा गलत हो जाएगा, जो 10-10 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं। यानी उन्हें आज पता है कि 2029 में इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी, उन्हें आज पता है कि 2024 में आज के दिन मेरी मशीन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा, उन्हें आज ये पता है कि 10 साल बाद मैं इस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करूंगा। एवरीथिंग इज प्लान्ड, और ये प्लानिंग कैसे करते हैं उसको हम बोलते हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल। एग्जाम में ये थोड़ा सा कम आता है। देखो इस सेगमेंट की वैल्यू कितनी है? 20 से 25 नंबर, 10 नंबर के लिए आएगा ही आएगा। कभी कभी ये 10 से लेके 15 तक का जाता है, और अगर ये कभी 8 का आया या 10 से कम का आया तो फिर धीरे से ये भी आ जाएगा 8 to 10 मार्क्स के लिए। तो कुल मिला के ये आपका पूरा सिलेबस है, होल एंड सोल पैकेज है, जहाँ पे आपने समझा कॉस्ट क्या होती है, फिर उसके कंपोनेंट को समझा, फिर उसकी अकाउंटिंग को समझा, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कैसी और कौन सी मेथड यूज करेंगे ताकि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट निकाल सकें। फिर आपने ये देखा कि भैया मैनेजर को जब काम सौंपा है तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कभी डिसीजन मेकिंग करना हुआ, प्रोडक्ट चालू करना है, बंद करना है, मिक्स क्या रखना है, मिक्स मतलब वो नहीं, मिक्स क्या रखना है, ऑटोमेशन से काम करना है, मैन्युअली काम करना है, दिस ऑल थिंग विल बी डिस्कस्ड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। और आखिरी प्लानिंग कैसे करना है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन बजटरी कंट्रोल। आपका पेपर कैसा आता है एक बार वो भी देख लो, क्योंकि वो भी बेहद जरूरी है। तो मैंने एक पेपर ले रखा है नवंबर 2020 का। पेपर का पैटर्न क्या होगा तो सुनो, पेपर में कुल 6 क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर का पैटर्न क्या है सरकार? पूरे 100 नंबर का पेपर, 24 पेज का पेपर आता है। टेंशन मत लो, एक्चुअली ये पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मिलता है। अब ये एक ही पेज होगा जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, इसलिए ये 24 पेज का हो गया, अदरवाइज 12 का है। अकाउंट्स, टैक्स और एडवांस अकाउंट्स का पेपर सिर्फ इंग्लिश में छपता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के, आपको इंग्लिश में मिलेगा। लिखा आप हिंदी में सकते हैं, लेकिन कॉस्ट का पेपर बाकायदा छपता इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, लेकिन वो आता एक ही बुकलेट के अंदर है, तो इसलिए 24 पेज हो जाते हैं, अदरवाइज इतना बड़ा पेपर नहीं होता। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे सरकार? 6। टाइम कितना मिलेगा सर? वो पता है। मार्क्स कितने हैं इस पेपर के? पूरे 100। और क्वेश्चंस करना कैसे है तो सरकार सिंपल बात है, पहला क्वेश्चन होगा कंपलसरी, और इसमें होंगे 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 5-5 मार्क्स से 4 क्वेश्चन, और सब की सब प्रैक्टिकल, 20% प्रैक्टिकल। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन चारों के चारों प्रैक्टिकल होंगे, 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई 4 करने हैं।
और 4 कितने मार्क्स के होंगे सर? 20-20 के 4। अब ये जो 5 में से 4 करने हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक्सक्लूसिवली थ्योरी का होता है, यानी उसमें एक भी प्रैक्टिकल शब्द नहीं होता, सिर्फ थ्योरी होता है। पैटर्न देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। कितने कितने का? 10-10 का। ये कॉम्बिनेशन 12 और 8 का भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन 15 और 5 का भी हो सकता है, लेकिन जनरली कॉस्टिंग में 15 मार्क्स का इतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है, तो 10 और मैक्सिमम 12, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा, इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स के। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए 10 नंबर, पार्ट बी देखो यहां पर 6 और पार्ट सी 4, ये भी हो सकता है। 10 6 4, 12 4 4, 10 5 5, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। और ये क्यों कर रहे हैं? तो उसका सिंपल रीजन है ताकि वो सारे चैप्टर्स कवर कर लें। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि सर मैं कॉस्टिंग में ये पढ़ लूं और ये छोड़ दूं तो चलेगा, तो उसके कान के नीचे बेहतरीन सा आवाज आने चाहिए चमकट की, कि बोलना बापड़े यहाँ पे एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो एग्जामिनर छोड़ देगा, पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स आपसे वो कवर कर लेगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। तो अगर आप मार्क्स रिस्क लेना चाहते हैं तो छोड़ दो, अदरवाइज तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल और अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 10 नंबर और 6 नंबर और 4 नंबर। अब देखो यहाँ पे आते आते पहली बार आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर की थ्योरी मिली, और इसके बाद आया ये आखिरी प्रैक्टिकल जिसमें 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और ये प्योर थ्योरी होगा। अगर आपने खूब अच्छी मेहनत करी, खूब अच्छी प्रैक्टिस करी, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इसी क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ना है। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, थ्योरी आप कितनी भी अच्छी लिखो, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो ऐसे करेगा टिक 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 टिक, 5 में से 3 दिए। अब आपका जो दम करे कर लो, जो खाना खाड़ लो, उसने इतने दिए। बोले क्यों? बोले मुझे हैंडराइटिंग पसंद नहीं आई, मुझे जो शब्द चाहिए तो वो नहीं मिले। थ्योरी में ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला था मेरे बच्चों के 99 मार्क्स भी आए कॉस्टिंग में, तो उसका सिंपल रीजन है, आप जब चुनाव करें तो इसका चुनाव ही ना करें, आप पूरे प्रैक्टिकल करें, और पूरे प्रैक्टिकल में 100% मार्क्स मिलते हैं, तो आप वही चुनें। ये तो कब चुनना है? जब कोई एक आध प्रैक्टिकल थोड़ा सा हैवी पड़ गया। सर ऐसा होगा क्या आपके साथ? तो आंसर आया आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं कि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जिसके बारे में आप जानते ना हो सकता है कि अमाउंट और उसके जो शब्द हैं वो अलग हों, लेकिन भावनाएं आपको 100% वो मिलेंगी, क्योंकि मैं आपको ऐसा कोई अवसर नहीं दूंगा कि आपको एक भी चीज समझ में ना आए। तो पेपर पैटर्न क्या होगा जल्दी सोचो। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल 20 नंबर का, जिसमें 5-5 के 4 आएंगे, 2 3 4 5, इन 4 में कॉम्बिनेशन बनेगा, 20-20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10-10 12-8, 10 6 4, 10 6 4। इसमें थ्योरी एक आध बार मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये थ्योरी का होगा, जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के, जो प्योर थ्योरी होंगे। आपकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करें, थ्योरी को छोड़ दें। आपकी चॉइस है क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, थ्योरी का 6 कर लें, और बीच के 2 3 4 और 5 में से कोई 3 कर लें। लेकिन मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप थ्योरी दो, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको इसमें पूरे प्रैक्टिकल 100% बनेंगे। ये मेरी गारंटी है आपको, और मेरा वचन। यस, तो सरकार ये पूरा सिलेबस और आपके एग्जाम का पैटर्न अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, और वहां से हमारा ये शानदार सा सफर, और मैं सफर हिंदी वाला ही बोल रहा हूं, भले पूरी दुनिया के लिए कॉस्टिंग इंग्लिश वाला सफर हो, आपके लिए तो ये सुहावना सा हिंदी का ही सफर होगा। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। रीच इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज, बीट बीट